हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। आज मैं बिहार बोर्ड वाला जो क्वेश्चन है आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। बिहार बोर्ड का जो एमसीक्यू है वो लगातार दूंगा। कुछ मतलब कि वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा कम बनाए थे। आज जो है मैं पूरा बनाऊँगा, पूरा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाऊँ। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस को, और इन जो भी वीडियो है उन सब का लिंक मतलब कि आपका और जितना भी गेस किए हैं हम उन सब को हम दे दिए हैं आपके आपका जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें दे दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से सारा कुछ कलेक्ट कर लेंगे, सारा नोट्स वोट्स कलेक्ट कर लेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलता रहेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव का, जो मेरा गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने अपने गेस का जो वीबीआई है, आपका वीबीआई है बिहार बोर्ड के लिए, उसका 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। बहुपद px इज इक्वल टू एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 की घात है। इसमें से कौन घात होगा? इसमें बोल रहा है बहुपद px एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 की घात है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 3। तो हम जानते हैं कि बहुपद में दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 दिया हुआ है। तो x पर जो सबसे बड़ा घात होता है, x पर जो सबसे बड़ा पावर होता है वही घात होता है। तो x पर देखिए चर पर सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो यहाँ पर इसका घात क्या होगा? 3 होगा। सबसे बड़ा जो पावर होता है चर पर वही हमारा घात होता है। तो ये हमारा 3 होगा घात। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5 है। देखिए क्वेश्चन 5 है ऑब्जेक्टिव का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का इज इक्वल टू 0 हो। द्विघात समीकरण जो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो और अल्फा बीटा इसका समीकरण का मूल्य हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? हमारा 4 ऑप्शन है। ए में 25/4, बी में 19/4, सी में 13/4, डी में 7/4। इसमें से हमको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें मतलब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा सही ऑप्शन निकलता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में द्विघातीय समीकरण हम लिख लेंगे। द्विघातीय समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 0 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, a 2 हुआ, और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो हम जानते हैं शून्यकों का जोड़, मूलों का योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये फॉर्मूला से होता है -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा -5/a। a क्या हुआ? 2 हुआ। अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला से होता है c/a। अब हम क्या करेंगे, c का वैल्यू कितना है? 3 है। a का वैल्यू हमारा
2 है, ए का वैल्यू 2 है, तो 3/2 हो गया। अब हमको वैल्यू निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है कि इसमें से क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम नाउ अब लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं, मूलों का योग -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 इंटू देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा -3/2, तो -3/2, 2 से 2 कट गया। देखिए ये 5 का स्क्वायर माइनस पर जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 3 हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 एलसीएम आएगा, तो ये 25 हो जाएगा, और 1 से 4 3 बार में 1 से 4 4 बार में कटेगा, 4 से ऊपर गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 13/4। हमारा विकल्प देखिए कौन सही है, तो विकल्प सी का चुनाव सही है, सी हमारा 13/4 आया है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म। देखिए अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 3x + 2y = 12। समीकरण युग्म 3x + 2y = 12 और 6x + 4y = 24 के आपको बताना है इसमें ऑप्शन क्या होगा। इस दोनों समीकरण का जब हल निकालेंगे तो क्या कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, और डी में केवल 2 हल होंगे। ए में कोई हल नहीं है, बी में अनंत हल है, सी में एक अद्वितीय हल है, और डी में केवल 2 हल है। तो हम लोग हल निकालने के लिए जब समीकरण दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण को लिखते हैं। समीकरण को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 3x + 2y प्लस 12 है, इधर आकर -12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1, एक्स चर का कोफिशिएंट को बोलते हैं, गुणक को बोलते हैं a1, ये 3 हुआ। y के गुणक को बोलते हैं b1, 2 हुआ, और c1 -12, ये कांस्टेंट हुआ। दूसरा ये दो चर वाला जो है लीनियर इक्वेशन है, रैखिक इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। तो अब देखिए इसका दूसरा लिखेंगे 6x + 4y -24 = 0। यहाँ पर देखिए ये +24 है, इधर आकर -24 हो गया। अब इससे देखिए x दूसरा समीकरण का x के गुणक को लिखेंगे a2 = 6, y के गुणक को b2 = 4, और c2 -24। अब हम निकालेंगे कैसे निकालते हैं, संपाती, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, तो हम निकालते हैं a1/a2। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 आ जाए तो हमारा एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 = b1/b2 आ जाए, ≠ c1/c2 आ जाए, तो हमारा ये दोनों लाइन समानांतर होगा और कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए तो ये हमारा संपाती होता है। मतलब संपाती कहने का मतलब कि दोनों का अनंत हल होगा।
क्योंकि हु बहु दोनों एक ही लाइन है, दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब कंपेयर कराते हैं। देखिए a1/a2 लिखे, a1/a2, तो a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 आया। अब देखिए b1/b2 लिखते हैं, तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, कट करेंगे तो ये भी 1/2 आया। अब देखिए c1/c2, c1/c2, तो c1 कितना है -12 और c2 कितना है -24, ये कट करेंगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये भी 1/2 आया। तो हमारा क्या हुआ, देखिए a1/a2, a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 1/2 आ रहा है, c1/c2 1/2 आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, हमारा तीनों में बराबर आ रहा है इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं समपाती होगी, और समपाती होगी तो अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। इसमें याद रखिएगा कि अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, अनंत हल बोल सकते हैं इसको, अनगिनत हल होंगे, मतलब अनंत हल। देखिए इससे ऐसा हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो अनंत हल होता है। तो हमारा अनंत हल के लिए कौन सा ऑप्शन है, इतना। अब देख लीजिए इसमें और हम बात बता देते हैं कि अगर दो इक्वेशन दिया हो, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया हो, दो रैखिक समीकरण दिया हो दो चर वाला, तो आप देखिए याद रखिएगा पहला केस, अगर a1/a2 है और नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, हल होंगे मतलब केवल एक हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक। अगर दूसरा स्थिति में अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा, ये और ये दोनों रेखा पैरेलल होगी। इस कंडीशन में पैरेलल होगी, तो पैरेलल जब होता है, पैरेलल का मतलब समानांतर, समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, क्योंकि कोई कॉमन बिंदु नहीं होगा। इसमें प्रतिच्छेद करेगा तो एक कॉमन बिंदु होगा, तो कहने का मतलब इसमें कोई हल नहीं होगी। ऐसा होगा तो कोई हल नहीं होगी, ऐसा होगा। अगर तीसरा कंडीशन में अगर आ जाए, तीसरा कंडीशन में अगर आ जाए, देखिए तीसरा कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये होगा हमारा संपाती। तो संपाती जब होगा तो इसका मतलब दोनों रेखा हूबहू एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों जब एक ही लाइन है तो अनंत कॉमन हल होगा, अनंत बिंदु कॉमन होगा, तो इसलिए इसमें अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अनगिनत हल होंगे। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसका कितना, मतलब कौन एक हल वाला है, कौन कोई हल वाला नहीं है, कौन अनंत हल वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण का x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग इसमें से क्या होगा। ए में, ऑप्शन ए में 10 होगा, बी में -7 होगा, सी में 7 होगा, डी में
10 होगा। तो हमको पता लगाना है, बताना है कि इसमें क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण लिखेंगे। क्या है समीकरण, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए हमेशा याद रखिएगा द्विघातीय समीकरण का जो मतलब कि जनरल सूत्र होता है, जनरल रूप जो होता है, साधारण रूप, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर ए 0 ना हो तो एक्स स्क्वायर के गुणक को ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ए का वैल्यू 1 हो गया। बी देखिए यहाँ पर -7 है, देखिए एक्स का गुणक -7 है, यहाँ पर बी है जनरल सूत्र में। तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू -7 लिख दिए। c इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 10, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है, अचर जो होता है, वो c कहा जाता है। तो c इज इक्वल टू 10। अब बोला है कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, मूलों का योग हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योग, मूलों का योग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये होता है -b/a। और देखिए -b कितना है, देखिए माइनस, b का वैल्यू -7 है, तो ये -7, अब बाई a का वैल्यू कितना है 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7, बाई में 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसका आंसर 7 आया। हम देखेंगे कि चारों में कौन 7 है, तो हम देख रहे हैं कि ये सी वाला जो है ये 7 है, मतलब विकल्प सी का चुनाव सही होगा। हम गोला रंगेंगे जब बिहार बोर्ड का, तो हम बी वाला रंग देंगे, ठीक है, सॉरी सी वाला रंग देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, के मूल वास्तविक और बराबर हो, तो k का वैल्यू क्या होगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम समझते हैं कि हम सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो मूल वास्तविक और बराबर का मतलब समझेंगे। मूल वास्तविक कब होता है, जब विवेचक, हिंदी में बोलेंगे विवेचक, विवेचक क्या हो, d² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो मूल वास्तविक होंगे विवेचक। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट अगर मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक होने के लिए d का वैल्यू, d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे। और वास्तविक के साथ साथ अगर मूल बराबर है, मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा मूल बराबर होने के लिए b² माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हमको पता लगाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, हमको चुनना है। तो हम देख लिए कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो, तो k का वैल्यू क्या होगा। मूल वास्तविक हो मतलब ये कंडीशन, बराबर हो मतलब ये कंडीशन, ये फॉलो करेगा। तो इसका मतलब हम पहले द्विघातीय समीकरण लिखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, द्विघातीय समीकरण लिख लेते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब गुणक को a बोलते हैं। अब x के गुणक को b बोलते हैं
और कांस्टेंट को c बोलते हैं। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखिए मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू k है, और c का वैल्यू कितना है तो c का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये 4 चौका 16, आइए 4 इंटू के इंटू 1, 4k इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर हम ले आएंगे, देखिए इधर 16 रहने दीजिए, इधर माइनस 4k, इधर आकर प्लस 4k। अब k का वैल्यू निकालेंगे तो ये 16/4 हो जाएगा, 4 चौका 16, ये मतलब k का वैल्यू 4 आ गया। k का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो k का वैल्यू जब 4 आया तो हम देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन 4 है। तो हम देख रहे हैं कि b जो है वो 4, b का वैल्यू 4 है, मतलब b का चुनाव हमारा सही होगा। और बोर्ड में हम क्या करेंगे, वहाँ पर टिक मार देंगे। सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि जो हमको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में लिखना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि घबरा कर क्वेश्चन छोड़ देना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और तब लाइन बाय लाइन आंसर देना है। और हम आपको बोले हैं कि आपको पूरा हेल्प हम करेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको आप क्या करेंगे कि सब्सक्राइब कर लेंगे, पहला बात। दूसरा बात कि सारा हम मतलब जो भी नोट्स वोट्स होगा बिहार बोर्ड के 2026 के लिए, उन सब को हम मतलब कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सारा नोट्स ले सकते हैं हमारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, और पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जब अच्छा नंबर आ जाए तो हमको मतलब कि कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैंने आज 5 क्वेश्चन बताया, इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका अच्छा से हो जाए, बोर्ड में अच्छा नंबर ले आएँ, और समाज में, जिला में आपका नाम हो, पूरे घर परिवार का नाम हो। ठीक है, जय हिंद।